माय नेम इज़ कुमार रवि और ये जो कोर्स है, जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन फॉर एनएलजी। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी का एक पार्ट है। एनएलपी के अंदर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ये दो सब पार्ट्स होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे, वो एनएलपी का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प लेते हुए हम लोग नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हम और समझते हैं इस टॉपिक में। इस पूरी टॉपिक को हमने एज यूजुअल व्हाट, व्हाई, हाउ और वेयर के फॉर्मेट में बांधा है। व्हाट और वाई के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनएलजी एग्जैक्टली क्या होता है, इसका टिपिकल डेफिनेशन क्या है, एंड वाई एंड व्हाट इट इज़ एक्चुअली मेड फॉर। उसके बाद हम एनएलजी की हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे कि एनएलजी का मेजर टाइमलाइन क्या रहा है, ये कैसे डेवलप हुआ है और करेंटली ये किस सिचुएशन में है या किस पोजीशन पे है। इसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एनएलजी की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। ऐसी कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से एनएलजी इस स्टेट पे है या अभी तक जो हुआ है इसके अंदर। फिर हाउ और वेयर के अंदर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनएलजी एक्चुअली में काम कैसे करता है। और वेयर में हम एनएलजी की एप्लीकेशंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि एनएलजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके रिसर्च बेस्ड एप्लीकेशंस क्या हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं ये जानते हुए कि एनएलजी क्या है। एनएलजी क्या है, व्हाट इज़ एनएलजी? तो आइए हम इसको ऐसे समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो ब्रांच भाषा से डील करता है या फिर हमारे ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज से डील करता है, उस ब्रांच को या विंग को एनएलपी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर दो सब पार्ट्स हैं, ब्रॉडली दो सब पार्ट्स हैं, एक तो एनएलजी और एक एनएलयू। एनएलयू क्या होता है आप इसी कोर्स के एक एक्सटेंशन में सीखेंगे, और एनएलजी क्या होता है वो अभी आप और भी बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो एनएलजी क्या होता है? एनएलजी बेसिकली एक इनपुट, सेट ऑफ इनपुट डेटा को, स्ट्रक्चर्ड इनपुट डेटा को ह्यूमन लाइक मैनर में कन्वर्ट करके लैंग्वेजेस में, भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर कोई हमने डेटा दिया, जैसे नंबर ऑफ टाइगर्स लेफ्ट इज इक्वल टू 2000 समथिंग, तो एनएलजी उसको कैसे भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, वो डिपेंड करता है कि एनएलजी को कैसे ट्रेन किया गया। अगर हमने उसे हिंदी भाषा में ट्रेन किया है तो एनएलजी ये इस तरह की कोई चीज़ कह सकता है, जैसे हमारे देश में जो बाघों की संख्या है वो 2000 के आसपास है। तो ये जो भाषा का कंस्ट्रक्ट, ये जो ग्रामर साथ में ऐड करके एक समझने जैसी भाषा, जो एक ह्यूमन लाइक भाषा होती है, उसका जनरेशन करने के टेक्नोलॉजी को या उसके जनरेशन करने के तरीके को हम एनएलजी बोलते हैं। जो एनएलजी का फील्ड है वो एनएलपी के साथ ही बनना और उस पर रिसर्च शुरू हो गया था, बट जो एनएलजी की मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा हरकतें हुई हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एनएलजी। तो एनएलजी का जो मेजर फोकस रहा था शुरुआत में, वो स्पोर्ट्स रहा था। क्यों स्पोर्ट्स रहा था? क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स में स्कोर्स होते हैं, स्कोर बोर्ड होता है, और
जैसे सिंपल सिंपल डेटा पॉइंट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट अगर ले लिया जाए तो क्रिकेट में इतने बॉल में इतना रन बाकी है, वो तो नंबर्स हैं जो कि हो सकता है आम देखने वाले को समझ ना आ रहा हो। तो जो आप अपने स्क्रीन पे कई बार देखते हैं कि इतने बॉल पे इतने रन्स बनाने हैं, ये रन रेट रिक्वायर्ड है, ये पूरी भाषा लिख कर आती है नीचे, जिसको देख कर के समझने में और आसानी और सहूलियत होती है। उस तरह के एक यूज़ केस को लेकर के स्टैटशीट्स नाम की एक कंपनी थी जिसने कॉलेज बास्केटबॉल के लिए गेम के प्रीव्यूज़, रिकैप्स और इन चीज़ों को जनरेट करने के लिए या फिर आम बोलचाल की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक एनएलजी का सिस्टम बनाया था। ये स्टैट शीट्स काफ़ी एक्टिव रही थी एनएलजी के ये 2007 में हुआ था और काफ़ी एक्टिवली इन्होंने डेवलप किया और 2010 तक पहला पेटेंट फाइल कर दिया। अब स्टैट शीट का नाम चेंज करके ऑटोमेटिक इनसाइट्स हो गया और उन लोगों ने एक अलग तरीके से एनएलजी पे रिसर्च चालू रखा। जो नेक्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू था 2012 में, वो याहू द्वारा था, अगेन स्पोर्ट के लिए। जो याहू था उसने एनएलजी पावर्ड स्पोर्ट्स कंटेंट लाना शुरू किया अपने वेबसाइट पे। जब भी कोई इवेंट होता स्पोर्ट्स का तो एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट, लैंग्वेज बेस्ड, इंग्लिश लैंग्वेज में एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट, गेम का रिकैप, गेम की समझ, जो गेम में क्या क्या हुआ, वो जो नंबर्स में होता है वो उस चीज़ों को एक वन पेजर रिपोर्ट में रिकैप करके डालना शुरू किया। तो ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड ही था। फिर अगर हम 2014 में आए तो ऑटोमेटेड इनसाइट्स, जो कि स्टैट शीट्स का ही नया वर्जन था, उसने वर्ल्ड का पहला एनएलजी प्लेटफॉर्म, जिसको वर्डस्मिथ बोलते हैं, वो रिलीज़ किया। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर हो गया था और मतलब ये इतना पॉपुलर हो गया था कि इनको काफ़ी अर्निंग भी हुई थी। इट वाज अ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटरी एनएलजी टेक्नोलॉजी। फिर ऐसे ही अगर हम देखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो 2015 में जो गार्टनर है, एक ग्लोबल रिसर्च फर्म है, उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो एनएलजी है 2020 तक आते आते जो मॉडर्न बीआईज हैं, बीआईज का मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स, जैसे टैबल्यू, जैसे कि गूगल डेटा स्टूडियो, इस तरह की चीज़ें, माइक्रो स्ट्रैटेजी, इस तरह की जो बिजनेस इंटेलिजेंस सूट्स हैं, जो कि बेसिकली बिजनेस डेटा का एनालिसिस करके रिजल्ट्स एमआईएस में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उनमें 90% जो फीचर है वो एनएलजी बेस्ड हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। बट अभी हम उस चीज़ से काफ़ी दूर हैं, बट काफ़ी आगे प्रोग्रेस भी हुई है। तो अगेन 2015 में ये प्रेडिक्ट हुआ। 2016 में जो जो जिनका मैंने आपको अभी नाम लिया कि टिबको, टैबल्यू, माइक्रो स्ट्रैटेजी, पावर बीआई जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, इन लोगों ने मार्केट में एनएलजी के साथ डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब ग्राफ्स, जो बड़े बड़े डेटा होते हैं जो कि पढ़ने में मुश्किलात आती हैं, एक्सेल शीट्स बड़े बड़े होते हैं, उसको पढ़ के एक आम भाषा में लिखने की शुरुआत की गई। इस जो बड़े पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जैसे टैबल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैबल्यू, पावर बीआई, टिबको, माइक्रो स्ट्रैटेजी, ये काफ़ी एडवांस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हैं। इस पे अगर मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो ये टैबल्यू और पावर बीआई जो है, इनके सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं और मार्केट में टैबल्यू सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की बहुत वैल्यू है। तो आप लोग इसके बारे में और पढ़ के, समझ के, इसके यूज़ को और बेटर तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करके और अच्छा एक्सपीरियंस पा सकते हैं और मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम अगले साल पे आते हैं 2017 में, तो काफ़ी सारी कंपनियों ने एनएलजी में अपने आप को टैप करना शुरू किया और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे कि गूगल होम और एलेक्सा, अमेजॉन इको, इन सब के ऊपर एनएलजी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने शुरू की, जैसे वेदर हो गया, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, जैसे कि
लाइट्स ऑन ऑफ करके उसको बताने का कि आपका लाइट ऑफ है या आपका लाइट ऑन है, आपके घर का लाइट ऑन है या ऑफ है, ये सारे फीचर्स एनएलजी बेस्ड आने शुरू हो गए। सो अगेन ये जो हिस्ट्री आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी रैपिडली हुई थी बिकॉज टेक्नोलॉजीज 2007 में डीप लर्निंग की आ चुकी थी, लैंग्वेज जनरेट करना आसान हो गया था, चीज़ों को समझना आसान हो गया था। द ओवरऑल एनएलपी, द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पार्ट वाज गेटिंग वेरी रैपिडली इनोवेटेड एंड डेवलप्ड। तो उसके तहत एनएलजी भी साथ साथ डेवलप होते हुए और भी बेटर फॉर्म में आना शुरू हो गया था। अभी भी बहुत आगे जाना है बट आप एक लेवल पे अभी हम लोग हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है किसी रोबोट ने लिखा है, किसी कंप्यूटर ने लिखा है, किसी मशीन ने लिखा है या किसी इंसान ने लिखा है। सो अभी भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे हम एनएलजी के पहुंच चुके हैं बट अगेन आगे जाना अभी बहुत बाकी है। अब हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें एनएलजी की ज़रूरत क्यों पड़ती थी या फिर हम ऐसा क्या हुआ कि हमें एनएलजी बनाने की ज़रूरत पड़ गई। सो जैसे हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज, और इसी लैंग्वेज को यूज़ करके आप बहुत सारा डेटा हो या कॉम्प्लेक्स इशू हो उसको आप सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनएलजी के बारे में अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एनएलजी का वन ऑफ द मेजर रीजंस कि एनएलजी डेवलप हो रहा था का ये है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कंपनीज के पास इकट्ठा हो गया था। उस डेटा से मतलब कैसे निकाला जाए, या तो बड़े-बड़े इंजीनियर्स को बिठा करके उसको समझा करके उस डेटा का एक आउटपुट निकाल के लैंग्वेज में किसी को समझाया जाए, या एनएलजी टूल्स यूज़ करते हुए हम उस डेटा को समझ के और भी बेटर तरीके से ऑटोमेटिकली समराइज कर लें, इनकैप्सुलेट कर लें या बेटर तरीके से प्रेजेंट कर दें। तो एनएलजी का इस्तेमाल इन चीज़ों पे होना शुरू हुआ और इन चीज़ों से लोगों को लगा कि एक एनएलजी जैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी और इसलिए वी एक्चुअली स्टार्टेड डेवलपिंग ऑन इट। फिर जैसे एनालिसिस रिपोर्ट है उसको ऑटोमेटिकली एक नेचुरल लैंग्वेज में या फिर ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आना शुरू हो। जब चैटबॉट नेक्स्ट जैसे कि चैटबॉट है, अगर हम चैटबॉट से बात करते हैं वो अपनी भाषा में या फिर कंप्यूटर की भाषा में हमें समझाना शुरू कर दे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए उस भाषा को, जो चैटबॉट को हमारी बात से समझ आया है, उसके बाद उसे क्या हमें बताना है उसका आंसर वो एक अपनी भाषा में जनरेट करके देता है। तो चैटबॉट से इंटरैक्ट करने के लिए एनएलजी की ज़रूरत पड़ती है। अ, फिर जैसे हमें स्टोरीज़ लिखनी है, ब्लॉग्स लिखनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, तो कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो एनएलजी का यूज़ करते हुए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल्स लिख देते हैं या वेबसाइट लिख देते हैं या स्टोरी बना देते हैं। या कोई लंबी सी स्टोरी है, बड़ी सी बुक है, उसको समझ के कन्वर्ट करके समराइज़ करके छोटे कंटेंट में ला सकते हैं। सो इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे यूज़ केसेस हैं जिसके ऊपर एनएलजी की डेवलपमेंट की ज़रूरत लोगों को महसूस हुई और इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनएलजी काम कैसे करता है। जो ये एनएलजी टेक्नोलॉजी है अलॉन्ग विद एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ काफ़ी शुरुआत से ही डेवलप होता आ रहा है। तो सबसे पहला जो एल्गोरिदम जो यूज़ हुआ था एनएलजी के डेवलपमेंट में वो उसको कहते हैं मार्कov चेन्स। अब क्या है ये मार्कov चेन्स? इसको हम 2 एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक मार्कov चेन को अ, ये जो 2 लैंग्वेजेज़ हैं, जो 2 सेंटेंसेस हैं, ये फीड किया जाता है। तो मार्कov चेन के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ड्रिंक के बाद हमेशा कॉफ़ी ही आएगा। सो देयर इज़ 100% चांसेस दैट अगर मैं ड्रिंक लिखता हूँ तो अगला जो वर्ड होने वाला है वो कॉफ़ी होने वाला है। बट एंड जो ईट के बाद सेंटेंस आने वाला है, जो वर्ड आने वाला है, वो 100% सैंडविचेस ही होने वाला है। यहाँ पे इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा जो ये लैंग्वेज है और ये जो सेंटेंसेस हैं ये 2 ही फीड किए जाते हैं। मार्कov चेन्स को इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस फीड किए जाते हैं और वो कई सारे सेंटेंसेस जो होते हैं उनके थ्रू और सबसे ज़्यादा जो टाइप किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं उनकी रैंकिंग के साथ मार्कov चेन्स
इसको और बेटर करता जाता है। बट अभी हम ये 2 सेंटेंस लेकर चल रहे हैं जिसमें ड्रिंक के बाद 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% चांसेस है कि वो कॉफ़ी ही होगा, और ईट के बाद 100% चांसेस है कि वो सैंडविच ही होगा। बट अगर मैं आई की बात करूं, तो आई के बाद 50% चांसेस है कि ड्रिंक होगा और 50% चांसेस है कि ईट होगा। तो ये जो मार्कअप चेन्स काम कैसे करता है? मार्कअप चेन्स, अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ तो उसके बाद कौन सा वर्ड आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, और जो यूजर्स होते हैं उसके कितना और यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, किस लेवल पे चीज़ें और लोग टाइप कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाल करके नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। तो आप जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि मार्कअप चेन्स की जो लिमिटेशन है उसकी एप्लीकेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज काफ़ी लिमिटेड है बेस्ड ऑन आप किसी भी चीज़ को कैसे देख के किसी भी कितने सेंटेंसेस उसको फीड कर पा रहे हैं, और कितना ज़्यादा वो ट्रेंड है। आप ये भी देख सकते हैं कि सिंस ये एक वर्ड को लेकर के अगला वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा होता है, तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वर्ड का वो भी लूज हो जाता है। आप कभी जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नॉट, आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, जो है ये सेंटेंस का मतलब बदल देता है, बट मार्कअप चेंज उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, वो अगले वर्ड पे ही फोकस करता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड यूज्ड। तो ये एक इनिशियल मेथड था हाउ टू जनरेट एनर्जी को यूज़ करने का। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो मार्कअप चेंज का है, वो जो आप देख पाएंगे वो होगा आपके अर्ली स्मार्टफोन्स में। जो स्मार्टफोन्स हम पहले यूज़ करते थे, जब हम कुछ टाइप कर रहे होते थे तो अगला वर्ड जो है नीचे प्रेडिक्ट होकर आ रहा होता था, वो मार्कअप चेंज यूज़ करके ही प्रेडिक्ट करता था। तो जैसा आपने एक एक मेथड ऑफ एनएलजी तो देख लिया, अब हम अगले मेथड ऑफ एनएलजी पे चलते हैं जो कि नए टेक्नोलॉजीज, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज और मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और आरएनएन। मार्कऑफ चेन्स के बाद जो दूसरा और बेटर मेथड ऑफ एनएलजी निकल कर आया था, उसको हम लोग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है? आरएनएन्स एक तरह का डीप लर्निंग, फीड फॉरवर्ड डीप लर्निंग एल्गोरिदम है, जिसमें अनलाइक मार्कऑफ चेन्स हम पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरे के पूरे प्रीवियस सेंटेंसेस को, वर्ड्स को दोबारा उस नेटवर्क में डालते हैं, ताकि उस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस सेंटेंस का जो मतलब है, वो पूरा का पूरा उस नेटवर्क के पास रहे, rather than the only one word, the previous word, जो कि मार्कऑफ चेन्स में होता है। इससे क्या होता था कि जो लिमिटेशन थी मार्कऑफ चेन्स की, जिसमें हम एक वर्ड के बाद का ही वर्ड प्रेडिक्ट करते थे और पूरा कॉन्टेक्स्ट लूज कर जाते थे, वो चीज़ आरएनएन से प्रिवेंट हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर मैंने मतलब somebody started with a word called we, then the next probability of need will basically typically behave like a Markov chain, but जैसे जैसे हम और वर्ड्स जनरेट होते जाते हैं, जैसे we need to rent, जो ये जो लास्ट है, फॉर एग्जांपल हमने वी नीड टू रेंट जनरेट हुआ है, और जो लास्ट है कार, वो जनरेट करने के टाइम पे जो आरएनएन है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा कि जो वी नीड टू रेंट डैश में कार, हाउस और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी रखती है rather than रिवर या डिनर या चिकन। सो जैसे कि आप मार्कऑफ चेन में देख पाते थे कि वो अगले वर्ड पे डिपेंड करता था, पिछले वर्ड पे डिपेंड करता था अगले वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए। जो आरएनएन है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, वो पूरे के पूरे सेंटेंस को कंसिडर करता है अगले वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो इनिशियल पोजीशन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज इनिशियल पोजीशन पे आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं अगले वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए, बट जैसे जैसे सेंटेंस कंप्लीट होने की तरफ जाता है, आरएनएन की कॉन्फिडेंस स्कोर और जो प्रेडिक्टेबिलिटी स्कोर है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ती जाती है। जो आरएनएन है वो एक माइनर लिमिटेशन से एक छोटी सी लिमिटेशन आरएनएन के साथ भी है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बोलते हैं। जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है वो
क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे सेंटेंसेस का सीक्वेंस बढ़ता जाता है ना, जो सेंटेंस है वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे जो RNN है वो पिछले कुछ वर्ड्स को ही कंसिडर करते हुए आगे बढ़ता है। तो इस वजह से जो लंबे कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं, जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं, वो RNN जो है बेटर तरीके से कई बार जनरेट नहीं कर पाता है। एक तो हमने मार्कअप चेंज देख लिया, अब हमने RNN देख लिया। अब हम जो अगला जनरेशन टेक्नोलॉजी जो एल्गोरिथम है, जिसको हम लोग LSTM कहते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं। LSTM क्या है? लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। आइए उसको देखते हैं। LSTM, long short term memory. As we already know, RNN, the recurrent neural networks, had a problem of uh, maintaining the sequence in which they operate. वो पूरा का पूरा सेंटेंस को कई बार ना कंसिडर करते हुए कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रीवियस रीसेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे उसको कंसिडर करते थे बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस इन हार्डवेयर एंड ट्रेनिंग facilities. Uh, LSTM actually solves the problem of RNN by learning about a sentence or understanding a sentence या generating a sentence by considering the layers of it. So it's very ये बहुत ही आसान होता है LSTM के लिए लंबे सेंटेंसेस और पैराग्राफ जनरेट करना। LSTM, RNN ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं और इसके लिए हमें और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे हमें डीप लर्निंग के बारे में अच्छे से समझना चाहिए होगा। बट मैं आपको एक मैक्रो या ब्रॉडली समझा देता हूँ कि LSTM एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि LSTM काम कैसे करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्लुएंट इन डैश। जो LSTM जो है, जब हम शुरू करेंगे आई एम फ्रॉम, मे बी वो जो आई एम फ्रॉम डैश अगर मैं करता हूँ तो वो लिस्ट ऑफ कंट्री सिटीज़ या जो भी हमने जिस पे भी हमने उसे ट्रेन किया है वो दे दे। बट एक बार हमने इंडिया लिख दिया और उसके बाद आई एम फ्लुएंट इन डैश है हमारे पास जो कि LSTM को जनरेट करना है। तो आई एम फ्रॉम इंडिया फुल स्टॉप, आई एम फ्लुएंट इन डैश। सो जो चांसेस हैं कि वो हिंदी हो LSTM के साथ बहुत ज़्यादा है, LSTM एल्गोरिदम यूज़ करने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो LSTM है वो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स को लेयर्स में मैनेज करता है। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा जो सीक्वेंस है उसकी हाइट, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और बड़े और कोहेरेंट सेंटेंसेस बन के निकल पाते हैं। सो जो LSTM है उसकी आपको समझ में आ गया होगा कि LSTM बेसिकली काम कैसे करता है और RNN से बेटर क्यों है। और ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स है, तो इसके बारे में आप थोड़ा अगर इंटरनेट से या फिर ऐसे पढ़ ले तो बेटर होगा, क्योंकि इस कोर्स में, इस टॉपिक में समझा पाना इसको डिटेल लेवल पे बहुत मुश्किल है। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं LSTM के साथ वो ये होती है कि चूँकि LSTM काफ़ी बड़े कंस्ट्रक्ट और सीक्वेंसेस पे काम करता है, इसको ट्रेन कर पाना आजकल के हार्डवेयर बेटर हार्डवेयर और रिक्वायरमेंट्स के साथ बहुत ही मुश्किल होता जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और इसकी जो कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हाई होती है, बिकॉज ये सीक्वेंशली लंबे लेयर्स को अपने पास ट्रेन करने के लिए यूज़ करता है। तो अभी हमने देखा कि NLG को यूज़ में लाने के लिए 3 एल्गोरिदम्स अभी हमने देखे। इस तरह के और भी एल्गोरिदम्स हैं और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू NLG चलता है और यूज़ में लाया जाता है। बट अभी हमने देखा मार्कअप चेन, RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और LSTM द लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी बेस्ड नेटवर्क। अब हम देखते हैं कि NLG जो है इसके रियल टाइम एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। जो NLG है उसका सबसे कॉमन यूज़ तो अगर आप देखेंगे तो आपके सामने या इर्द गिर्द ही होगा, जैसे आपका स्मार्टफोन। जब भी आप अपने असिस्टेंट से, गूगल असिस्टेंट से या सीरी से कोई चीज़ पूछते हैं तो जो आपको जवाब या उत्तर या आंसर मिलता है उस बॉट से, वो बेसिकली NLG का यूज़ या NLG किसी न किसी तरह के NLG को यूज़ करते हुए ही आप तक पहुंचता है, थ्रू रिटन ऑन द स्क्रीन या फिर बोल करके।
इसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एनएलजी के बिजनेस में हैं, जैसे आप देख सकते हैं एनालिसिस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड, ये जैसे कि ये वाला, फिर रिपोर्टिंग बिजनेस में आईओटी डिवाइसेस जैसे जो टेलीफोन के टावर्स में जो डिवाइसेस लगे होते हैं, या फिर जो छोटे मोटे रोबोट्स यूज़ में आते हैं डिलीवरी सेंटर्स पे या फिर वेयर हाउसेस पे, उसकी मेंटेनेंस की रिपोर्टिंग, क्लाइंट अगर जैसे ब्रोकरेज या फिर जो फाइनेंस मार्केट होता है, वहाँ पे जो क्लाइंट की जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज है वो चूँकि बहुत ही डेटा बेस्ड बड़े बड़े डेटा और नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो एनएलजी का यूज़ करते हुए उसको एक आसान भाषा में लोग प्रेजेंट करते हैं थ्रू डैशबोर्ड्स ऑन फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज। फिर कई बार आपको नोटिफिकेशंस आता है आपके फ़ोन पे कि अगर आपने ये शॉपिंग करी है तो ये वाला भी आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। वो पर्सनलाइज्ड कस्टमर कम्युनिकेशंस है जो कि एनएलजी के थ्रू, एनएलजी एक पार्ट होता है उसका जिसके थ्रू ये किया जाता है। एनएलजी की थ्योरेटिकल रिसर्च में भी काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन इज साइकोलिंग्विस्टिक मॉडलिंग। इस तरह के काफ़ी एडवांस्ड और टेक्निकल एप्लीकेशंस भी एनएलजी के हैं, जिसके बारे में आप और भी जान सकते हैं इंटरनेट पे। तो अगर आप ओवरऑल टॉपिक को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो एनएलजी कंप्यूटर द्वारा ह्यूमन लाइक लैंग्वेज को जनरेट करने के प्रोसेस को कहते हैं। एनएलजी के जो बहुत सारे तरीके हैं जनरेट करने के, वो आपने देख लिया है। जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो भी आपके सामने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस फील्ड में और आगे बढ़ेंगे और रिसर्च और एप्लीकेशंस ऑफ एनएलजी पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच।